ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी, नाम पे जाने की आपको जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज कम्पिटेटिव लॉ। कम्पिटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि अगर ए और बी दो सेट है, मैं सारी प्रॉपर्टी साइड में लिखता जा रहा हूँ, तो अगर आप ए और बी का यूनियन लेते हैं, तो यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो वो सेम होंगे बी और ए के कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट बी और ए के कॉमन एलिमेंट सेम होंगे, ऑब्वियसली सेम होंगे ना। अगर हम इसकी बात करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, एक्स बिलोंग्स टू बी और ए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, मतलब ऑपरेशंस एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट का मतलब कि अगर ए बी सी तीन सेट हैं, तो आपने पहले निकाला ए यूनियन बी और फिर उसका यूनियन लिया किसके साथ, सी के साथ, या आपने पहले निकाला बी यूनियन सी और फिर इसका यूनियन लिया किसका, ए के साथ, या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, ये सब चीजें सेम है। मतलब अगर कोई इसको ऐसे कहना चाहे क्या, वो कहे कि भाई पहले सी यूनियन ए लो और फिर यूनियन बी लो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। तीन सेट का अगर आपको यूनियन लेना है तो कोई भी दो सेट लेके पहला उनका यूनियन लो, फिर उसके टोटल का तीसरे सेट से यूनियन ले लो, मतलब तीनों सेट को कंबाइन करके एक जगह लिख देना है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी आप किसी भी ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसोसिएटिव लॉ समझ में आया कि नहीं? गुड। नाम में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंट लॉ, उसके नाम पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर एक सेट ए है और उसका उसी सेट के साथ यूनियन ले, तो ऑब्वियसली ए का ए के साथ यूनियन क्या आएगा, ए ही आएगा। ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। गुड। चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम ए का यूनियन ले नल सेट के साथ, तो नल सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो भी ए ही आ जाएगा। इसे हम नाम देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने कहा ना, नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं, आप साइड वाली चीजें बस लॉ वाइज लिखते जाइए। फिफ्थ जो लॉ है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, मतलब अगर किसी भी सेट ए का यूनियन लो किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ए होगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो भाई। यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हम एक सेट फाई लें और उसका यूनियन ले फाई के साथ, तो अल्टीमेटली फाई तो बचेगा। जब सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, दोनों सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके यूनियन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, बी में है, अगर ऐसा है और फिर आप ए यूनियन बी ले रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ बी दिखाएगा कि नहीं, बताओ? अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी का मतलब सिर्फ बी होगा कि नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे ही, तो बड़ा सेट बी तो आएगा जिसके अंदर ए लाई कर रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बोलो। सर सेवेंथ एक बार फिर से बता दीजिए। भाई ए के सारे एलिमेंट बी में है, जैसे आप ए और बी को कंबाइन करोगे तो सिर्फ बी दिखेगा ना, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट तो बी में है ही ना, और दोनों को हाँ एक साथ लिखोगे तो ए हट जाए, ए के सारे एलिमेंट एक ही बार काउंट होंगे, और ए का हर एक एलिमेंट बी में आ ही रहा है, तो बी तो सीधा बी आंसर आ जाएगा। अभी वेन डायग्राम बनाएंगे तो बहुत तेजी से देख पाओगे। सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ? यस सर। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का अगर यूनिवर्सल सेट से ही यूनियन लो तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब अगली बात करते हैं वेन डायग्राम की।
ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम हमने बनाना सीखा तो था ही। एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर बनाया जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट आ गया, उसमें एक सेट बनाया ए, एक सेट बनाया बी। अभी क्या है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है और हमें ए और बी कंबाइन करके लिखना है, तो ए और बी पूरा हमने डार्क कर दिया। यही तो हुआ हमारा ए यूनियन बी। ए और बी के सारे एलिमेंट्स एडिट कर दिए, दैट इज ए यूनियन बी। दिखा वेन डायग्राम की नहीं भाई? यस सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि ए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है। ये हमने डायग्राम तब बनाया जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, मतलब उनका इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। अच्छा, सपोज ऐसा हो कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो, फाई हो जाए। अब वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? सर टू इंडिविजुअल सर्कल्स। अब क्या हुआ भाई, ए ये रहा, बी ये रहा। अब ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। अब ए यूनियन बी करना है तो ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के सारे एलिमेंट लेने। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तीसरी और आखिरी सिचुएशन आपको ऐसी भी मिल सकती है कि ए जो है वो बी का सबसेट हो जाए। तो इसका मतलब एक बड़ा सेट होगा बी, उसी के अंदर क्या लाई कर रहा होगा, ए। और अब जैसे आप यूनियन लोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, यही तो प्रॉपर्टी आपने लिखी थी। तो तीनों केसेस में जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका वेन डायग्राम? ए यूनियन बी का। जो रेड से शेडेड रीजन है वो किसका वेन डायग्राम है भाई? ए यूनियन बी, किसी भी केस में, तीनों केसेस में। बोलो, देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई वेन डायग्राम के साथ? वेन डायग्राम समझ लीजिएगा कि वेन डायग्राम का रोल आएगा अभी। डन? कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए और बी दो सेट हैं, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें, बी और ए का इंटरसेक्शन लें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? ए और बी का इंटरसेक्शन लो, बी और ए का इंटरसेक्शन लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डन? सेकंड था एसोसिएटिव लॉ, मतलब किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट कर दो। तो अगर एबीसी तीन सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी लो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी लो और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, या पहले ए इंटरसेक्शन सी ले लो फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लो। ये सारे रिजल्ट सेम होंगे कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एसोसिएटिव लॉ मतलब किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट करो, चाहे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लो फिर सी से लो, या ए बी सी, किसी का भी किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन लो, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब दीज ऑल आर इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चाहे तो ए और बी का आपस में इंटरसेक्शन लो फिर सी से इंटरसेक्शन लो, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लो फिर ए से इंटरसेक्शन लो, या पहले ए और सी का इंटरसेक्शन लो फिर बी से इंटरसेक्शन लो, सब सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ या ना? तीसरा इम्पोर्टेंट, यानी दोनों सेम सेट अगर ले लो, अगर सेम सेट लोगे तो ए इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा कि नहीं? जैसे ए यूनियन ए भी ए था, वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही आ जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? फोर्थ रिजल्ट ये वाला है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
मतलब ए का इंटरसेक्शन अगर फाई से लो तो भी कॉमन फाई आएगा कि नहीं बताओ। ए का इंटरसेक्शन फाई से लोगे तो क्या आएगा। Sir, for the distributive law. अरे वो अभी बाद में आएगा, पहले आप वो वाला नहीं नोट करना, जो हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं वो नोट करना है आपको कॉपी में। हाँ, ए और ए का इंटरसेक्शन लो किसके साथ, फाई के साथ, तो आउटपुट फाई आएगा कि नहीं ये बताओ, बोलो भाई। ए और फाई, यहाँ पे यूनियन Yes, लिखा sir. हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इंटरसेक्शन वाली चीज आपको समझा रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं। अरे हाँ या ना, गुड। Yes, sir. फिफ्थ वाला रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, ए का इंटरसेक्शन लो यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए ही आएगा, बोलो भाई। यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट तो होंगे ना। लास्ट फाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ लो तो आउटपुट फाई आ जाएगा, बोलो भाई। Yes, sir. और सेवेंथ रिजल्ट, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा कि नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ए और बी में कॉमन सेट ए ही होगा कि नहीं होगा। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया, लास्ट वाला रिजल्ट नहीं आया। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट ए ही हुआ ना। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है हो रहा हो तो बताओ, नहीं हो रहा ना। सर एक बार फोर्थ वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। फोर्थ देखो, ए एक सेट है, फाई जो है वो नल सेट है, ए में कुछ एलिमेंट है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ए और फाई में कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा। नो सर। तो फाई में कुछ है ही नहीं और ए में कितने भी एलिमेंट हो तो ए और फाई से कभी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ए इंटरसेक्शन फाई कितना हो जाएगा। और यहीं पे यूनियन लगा देते तो ए, यूनियन का मतलब कंबाइन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों जगह दिख रहा हो। अब यूनियन लगाते ही ए और फाई के कंबाइन एलिमेंट करोगे तो ए दिखने लगेगा, बट इंटरसेक्शन लगाते ही कुछ भी कॉमन है ना। अब आते हैं आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी थी इस पर। अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये देख लो, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी देखो, दैट इज एर्थ, इसको एक्चुअल में हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ये कहता है कि अगर ए बी सी तीन सेट है, ठीक, बी और सी यूनियन है और ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये रिजल्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेम लॉजिक ऐसे है जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इनटू है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो सेम लॉजिक हो गया। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में कौन सा साइन, समझ रहे हो क्या हुआ। ये यूनियन और इंटरसेक्शन दो रूल थे, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, अगर ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता तो लिखते ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, समझे दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट लाइक जो दो ऑपरेशन हो गए, एक ऑपरेशन इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी के साथ सी के साथ गया और बीच में यूनियन आ गया। अगला हो गया ए यूनियन, तो ए यूनियन बी के साथ आया, ए यूनियन सी के साथ आया और बीच में क्या रह गया, इंटरसेक्शन, ऐसा वाला। समझे, लिखने का तरीका तो क्लियर हुआ होगा।
अब मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ, दूसरा वाला आप घर से करेंगे। अब देखो ये स्टेटमेंट कैसे प्रूव होता है, अगर एग्जाम में आ जाए कोई भी प्रूव इस तरह का आ जाए, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें प्रूव करना है। याद है आपको मैंने बताया था, अगर आपको प्रूव करना हो कि मान लो कोई सेट ये है ए, ये है बी, और आपको प्रूव करना हो ए और बी दो इक्वल सेट है, तो हम क्या प्रूव करते हैं? याद आया? सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर हमसे ये प्रूव करना हो इफ ए इक्वल टू बी, तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये प्रूव कर ले गए कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी दोनों इक्वल सेट आ जाएंगे। हाँ या ना? अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हमें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ये प्रूव करना हो कि ए और बी दो इक्वल सेट है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का। अच्छा, सबसेट तो समझते हो ना, सबसेट का मतलब होता है कि ए का हर एक एलिमेंट कहाँ है? बी में। मतलब अगर मैं कहूं कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए में है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स एलिमेंट कहाँ है? बी में। तो ए का कोई भी एक्स लोगे, वो एक्स कहाँ पे आ जाएगा? सेम, तो इसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर लेगा ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसको ऐसे लें कि एक्स बी में लाई करता है और प्रूव कर दें कि एक्स ए में भी लाई कर रहा है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट है, तो ए और बी दो इक्वल सेट है। ये तरीका क्लियर हुआ? अब आते हैं स्टेटमेंट पे। ये पूरा सेट बड़ा वाला ए है, ये पूरा सेट बी है। पहले हमने क्या किया, लेट। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। एक्स एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब याद करो, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है बी यूनियन सी को। ये इंटरसेक्शन का साइन ओपन करना समझ में आया? जैसे अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स ए को भी बिलोंग करता है और एक्स बी को भी बिलोंग करता है। ये लिखा था ना आपने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में, याद आया कि नहीं सबको लास्ट क्लास में? यस सर। हमने एक ए और एक सेट बी यूनियन सी लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ो। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है बी को और एक्स बिलोंग करता है सी को। भाई बी यूनियन सी का मतलब यही होता है कि अगर एक्स बी यूनियन सी में है, तो एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है बी को, और एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है सी को। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को और एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी को। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। अब हमने यहां से स्टार्ट किया था और एक्स इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है किसका? बोलो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसी को रिवर्स में लिख दो। भाई यहां से शुरू करो, रिवर्स में लिखते चले जाओ। मेरी बात समझे कि नहीं? तो हम रिवर्स में क्यों लिखें? जब एक बार लिख दिया है तो हम बोलेंगे सिमिलरली या सिमिलरली से बेटर है लिख दो सेम एज। वी कैन से क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो
तो हम कहेंगे इट मीन्स क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिखने में एकदम आसान चीज है, बस थोड़ा बहुत राइटिंग वाला पोर्शन है, बस थोड़ा राइटिंग पोर्शन है। समझ में आया क्या था क्या नहीं था, बोलो। स्कूल एग्जाम में अगर ये चीज प्रूव करने को आ गई तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एकदम स्टेप, सारे स्टेप आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको याद होगा जब ए यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और उसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसमें जो क्या नाम है पोर्शन जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखा था ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये सब चीजें ऐसी लिखनी पड़ेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज थी है। क्या भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। देख लो कोई डाउट आ रहा हो कहीं पे। समझ में आ रहा है इसमें। ये कर लिया आप, सेकंड वाला आप जल्दी से प्रूफ करके बताओ, ये वाला रिजल्ट। नोट कर लिया था सबने? जल्दी सारे स्टेप लिखो क्विक। ये वाला नोट हो गया था ना, ये वाला नोट हो गया था, हटा दें इसको। यस सर। हाँ भाई ये प्रूफ करना क्विक, 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी सारे स्टेप लिखो, कोई काम नहीं, मैं दैट स्टेप लिखे दे रहा हूँ। आप कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to B intersection C. X belongs to A or x belongs to B and x belongs to C. X belongs to A or x belongs to B and x belongs to A or x belongs to C. So x belongs to A union B and x belongs to A union C. मतलब x belongs to A union B intersection A union C. हम कह सकते हैं let then A union B intersection C is a subset of A union B intersection A union C. Same as you can say, क्या कह सकते हो कि A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C. समझ गया कि नहीं? यस सर। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेट इक्वल आ गए। देख लीजिए किसी को प्रूफ में कोई दिक्कत आ रही है। सीधा था, ज्यादा दिक्कत थी नहीं, सीधा सीधा लिखते चले गए, बस प्रूव हो गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तीनों वेन डायग्राम क्लियर हुए? अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो सेट हो जाएगा। फाई है तो फिर कोई रेड रीजन सेटेड रीजन आएगा ही नहीं। और अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो ऑब्वियसली ए वाला रीजन ही ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा।
नोट कर लीजिएगा। टू सेट ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाए 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो 5, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन आ ही ना रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट। ये वाला डायग्राम डिसजॉइंट सेट का है कि नहीं है? यहाँ लिख लो। Yes, sir. मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूं, जैसे एक सेट ए लिखूं, x such that x lies between -1 से 5, x belongs to real number। एक सेट b लिखूं, x such that x lies between 7 से 11, x belongs to r। हाँ भाई, क्या a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन आएगा? नो सर। a और b क्या होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ए और बी में कुछ भी, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर क्या है? डिसजॉइंट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, नॉट है डिसजॉइंट। सेट ऑफ प्राइम Disjoint नंबर्स set. एंड सेट ऑफ इवन नंबर डिसजॉइंट है। नो सर। No, sir. प्राइम नंबर 2 होता है जो इवन भी होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स, Yes, sir. Disjoint set. सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब क्या है? The मतलब दो disjoint ऐसे सेट set. लिखे हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, तो वो क्या हो जाते हैं? डिसजॉइंट। भाई, क्या ये सारी प्रॉपर्टी हमें क्लियर हुई? तो पहला रिजल्ट था कि a माइनस बी और b माइनस ए जनरली बराबर नहीं होते, बट अगर a माइनस बी और b माइनस ए बराबर हुए तो ऐसा तभी होगा जब a इक्वल टू बी होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? 5 के। a माइनस 5 करोगे तो a बचेगा, a माइनस यूनिवर्सल सेट करोगे तो 5 आ जाएगा, a में से a को माइनस करोगे तो 5 आएगा। a माइनस बी का मतलब a में से a और b का कॉमन पार्ट हटा दो, b माइनस a का मतलब b में से a और b का कॉमन पार्ट हटा दो। डन। अच्छा, रफ लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूं तो a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a नॉट b, b माइनस a का मतलब होता है ओनली b नॉट a, रफ लैंग्वेज में। a माइनस बी का मतलब केवल a, b नहीं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ a में है b में नहीं है, यानी a के वो एलिमेंट जो b में भी है वो हट जाएंगे। b माइनस a का मतलब ओनली b, प्योर b, मतलब b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। ठीक है। अब लास्ट चीज, जब आप वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो अब आपको चीजें ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। वेन डायग्राम ऑफ a माइनस बी बना रहे हैं पहले, फिर b माइनस ए आपको बनाना है। तो वेन डायग्राम उन्हीं 3 केसेस में बनाते हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। याद आया तीनों केस? पहला केस जब a और b का इंटरसेक्शन पाई नहीं है, दूसरा केस जब a और b का इंटरसेक्शन पाई है, और तीसरा केस जब a सबसेट है किसका?
ये है। चलिए स्टार्ट करें, बोलो। तो पहले वाले में क्या रीजन सेट होगा? ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। देखो ये समझ में आया, ए माइनस बी यही होगा। ये रहा पूरा ए, उसमें इतना पोर्शन जो है वो ए और बी दोनों में है, मतलब ए का इतना पोर्शन बी में भी है, और हमें ए का वो पोर्शन लेना है जो बी के साथ ना आ रहा हो। तो यानी ए का प्योर पोर्शन इतना ही तो है जो सिर्फ ए में है, दैट इज ओनली ए। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला रिजल्ट था ये समझ में आया? अब ए में से क्या हटा देना है? ए और बी का कॉमन पार्ट। देखो ए में से आपने क्या हटा दिया? ए और बी का कॉमन पार्ट। ये ए और बी का कॉमन पार्ट होता है, इसी को ए में से हटा दिया। समझ में आया? सेकंड वाले में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जो ए है वही आंसर आ जाएगा। देख लो आराम से, देखा? थर्ड वाले में आंसर कुछ नहीं आएगा, 5। थर्ड वाले में कोई रीजन सेटेड नहीं होगा, सब कुछ 5 है, क्योंकि ए में से क्या हटाना है उनका? बी। और जब ए पूरा पूरा बी के अंदर है तो ए में से जैसे ही बी के एलिमेंट हटाओगे तो ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो खाली 5 बच जाएगा। क्या है वेन डायग्राम से ए माइनस बी दिखा? और ये प्रॉपर्टीज अब थोड़ी क्लियर हुई होंगी पहले से। बोलो भाई। Yes, sir. अब जरा वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस ए बनाओ। तीनों केसेस में वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस ए बनाओ, तीनों केसेस में। क्विक। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ए एंड बी। तो पहले केस में सिर्फ इतना रीजन आएगा कि नहीं, चेक करो। अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. दूसरे केस में सिर्फ ये वाला रीजन आएगा, Yes, sir. और तीसरे केस में ए, बी में से ए हटाना है, बी में से ए हटा दो, ये वाला रीजन बचेगा। देख लो, डाउट हो तो बताओ। किसी को भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बता देगा। सॉरी, देख लो। किसी भी केस में वेन डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो बताओ। आई डोंट थिंक। हाँ, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही किसी भी वेन डायग्राम में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी, कि अगर ए का यूनियन ले ए कॉन्जुगेट के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बोलो। किसी भी सेट का अपने कॉन्जुगेट के साथ यूनियन लोगे तो दोनों सेट कंबाइन हो गए ना भाई। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के बाहर का पूरा रीजन, और ए के बाहर का पूरा रीजन रखोगे तो यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाएगा कि नहीं? बोलो। Sir. अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा भाई? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा क्या? सोचो, यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कुछ होगा, पाई होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब आओ,
थर्ड इंपॉर्टेंट जो, अगर ए में से ए डैश माइनस करो तो क्या आएगा? ए में से ए डैश माइनस करो। अब ए और ए डैश में कुछ कॉमन है क्या? दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ए और ए डैश कैसे सेट हैं? बोलो भाई, ए और ए डैश कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट ए में से ए डैश माइनस करोगे, डिसजॉइंट सेट मतलब ए ही बचेगा, या ए डैश में से ए माइनस करोगे तो ए बचेगा, ए डैश बचेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए और ए डैश कैसे होते हैं? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता है। गुड। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो ए ही आ जाएगा कि नहीं? भाई ये ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का रीजन, फिर से ए के बाहर के रीजन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? ए। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? गुड। 6 नंबर, एक सेट है फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। समझ गए? गुड। अब आते हैं वेन डायग्राम ऑफ ए डैश। ये तो आसान है, एक यूनिवर्सल सेट खींचा, उसमें आपने एक सेट ए बनाया, ए के बाहर का पूरा जो रीजन होगा वो किसमें आ जाएगा? बोलो भाई। ए के बाहर का जो पूरा रीजन है वो किसमें आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से सारी प्रॉपर्टी देखो, जल्दी जल्दी समझ जाओगे। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल सेट बन रहा है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ए में से अगर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करोगे, ए में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करोगे तो ए ही बचेगा, और ए कॉम्प्लीमेंट में से अगर ए माइनस करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आ जाएगा। अगर ए फाई है, फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट, भाई कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और पूरे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब फाई हो जाएगा। क्लियर हुई सारी प्रॉपर्टीज? यस सर। तो आज की क्लास में हमने उन चारों ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज और उनका वेन डायग्राम बनाया है। आज की क्लास में हमने चारों प्रॉपर्टीज और उनका वेन डायग्राम बनाया है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? यस सर। चलिए, तो अगली क्लास में हम वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है? आज की क्लास में के बाद आपको शाम को पैकेज मिलेगा पूरा, उस पैकेज से होमवर्क मिलेगा जो आपको कल करके मंडे को मिलना है। ठीक? ओके सर। चलिए, आज की क्लास पूरी रिवाइज कर लीजिएगा, कोई पॉइंट कहीं डाउट छूट जाएगा तो मुझे बताइएगा।